हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ, राइट। तो हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया, स्टाफिंग के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, आपको बहुत इजी वे से समझ आएगा। मैंने सारे चैप्टर को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाया, तो बहुत बेनिफिट होगा और बहुत आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, नहीं देखा तो जाइए। आज हम करेंगे डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। जैसे कि केस स्टडी करने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस आए और मैं इजी वे से आपको समझाऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चन में ही आंसर्स कैसे छुपे होते हैं और आप क्वेश्चन में ही आंसर्स को निकाल सकते हो। ये ट्रिक बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास चला जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं सब मीनिंग बताऊंगी कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है वो बताऊंगी, ताकि आपको एक वो भी हो जाए, आपको रिवाइज भी हो जाए। और अगर वो 2 मार्क्स में पूछते हैं तो आप 2-3 लाइंस ऐसे लिख के भी आओगे, ठीक है। केस स्टडी भी करते हैं तो वो आपको मीनिंग पता हो। अगर आपको मीनिंग पता होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से कर सकते हो, राइट। मैं सही बोल रही हूँ ना। तो देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे ये आया। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से क्या बच्चे समझ आ रहा है कि कमांड मतलब कि जो कमांड देगा वो 1 पर्सन होना चाहिए, मल्टीपल पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल पर्सन किसी को सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, तो नीचे जो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कैसे वर्क करे, राइट। तो ऐसे होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, जब जो नीचे वर्क कर रहे हैं लोअर लेवल पे, उसके ऊपर एक ही डायरेक्टर होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब 1 और कमांड मतलब एक लोग कमांड देगा, ठीक है। इजी में समझ आ गया। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनका एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का कोई गोल है, किसी का कोई गोल है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल एम और गोल सेटिस्फाई नहीं होगा और फुलफिल नहीं होगा, राइट। चलिए, अब आता है सुपरविजन। देखिए, मैं रीड नहीं कर रही हूँ लाइन, मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। रीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम में जाइए, एड्यूग्रोन 12 डालिए और उसको फॉलो कीजिए। सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, बना बनाया। तो आप इसको पढ़िए। हमारा मेन मोटिव क्या है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, और कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। मेन मोटिव हमारा यही है, ठीक है। तो फिर आता है सुपरविजन का कंसेप्ट। सुपरविजन का क्या है कि कैसे सुपरवाइज करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर बनाया जाता है, वो क्या करता है, ओवरसी करता है कि कौन कैसा वर्क कर रहा है। और ये जो ऊपर टॉप लेवल जो वो होते हैं हायरार्की में, टॉप लेवल के, और जो नीचे लेवल पे वर्क करते हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। कोई भी वर्क अच्छे से नहीं करता तो सुपरवाइजर टॉप लेवल पे बताएगा। अगर टॉप लेवल कोई रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स देते हैं तो वो जाके नीचे एम्प्लॉयज को बताएगा। मतलब सुपरविजन से क्या समझ आ रहा है कि ओवरसी करना, सबऑर्डिनेट करना, सुपीरियर वॉच करना, डायरेक्ट करना, दैट इज द वर्क ऑफ सुपरवाइजर, और इसको हम सुपरविजन बोलेंगे, राइट। चलिए, मोटिवेशंस बहुत बहुत जरूरी टर्म है हर इंसान में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो या फिर कोई भी गोल हो। हम नॉर्मल लाइफ में भी ना मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बहुत मतलब सुनते ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं, पंप मिलता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेसमैन को अपने गोल्स, अपने अपने जो गोल है उसको अचीव करना है, अपने एम्स को अचीव करना है, तो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको बार बार मोटिवेट करना चाहिए,
ताकि वो उसकी एफिशिएंटली इंक्रीज हो और वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, ये होता है मोटिवेशन। फिर आता है ऑटोक्रेटिक। ये पूछ लेगा, ऑटोक्रेटिक को ही अथॉरिटेरियन बोलते हैं। तो ये क्या है, मतलब ऑटोक्रेटिक, इससे आप समझिए कि एक का रूल है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हिटलर, तो उसका ही राज, वो जो बोलेगा वो सही है, किसी की बात नहीं सुनेगा। जो इम्प्लॉयज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप लेवल के लीडर है, उसने जो बोल दिया वो हो गया, एम्प्लॉयज की बात नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे जो लोगों की ग्रोथ होती है, एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज नहीं होती, उनकी लिमिटेड में रह जाती हैं। तो ऑटोक्रेटिक कोई ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नहीं सही, बट कभी कभी वर्क करना चाहिए, जैसे कि टाइम हो, टाइम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर हैं उनको वैसे बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, तो ऑटो क्रेटिक ठीक है, बट कुछ लिमिट तक ठीक है। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक। जो इंडिया है हमारा, मतलब कि लोगों की भी सुनना, लोगों की, सबकी, एम्प्लॉयज की, सबकी सुनना, बट कर जो बेस्ट डिसीजन होगा वो टॉप लेवल की मैनेजर या गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो लोगों की भी यहाँ पे सुननी जाएगी, दैट इज डेमोक्रेटिक। जिसको पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव मीन्स कि पार्टिसिपेट करना दिया जाता है, एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो और आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप डिजर्व करते हो। तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, और जैसे कि वर्ड बाय वर्ड पे ऐसा नहीं है, कंसेप्ट आ जाएगा तो आपको कैसे भी आप केस स्टडी भी कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी तो क्वेश्चन दे देंगे सीबीएसई वाले, आप लिख के आ जाओगे, राइट। फिर आता है लीडरशिप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वह जो इम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना, गाइड करना, मोटिवेट करना, सब कुछ करना, मतलब लीडरशिप। और लीडरशिप में बहुत क्वालिटी होनी चाहिए। जो क्वालिटी है वो आपके क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो लीडरशिप मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना, एक जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में, सब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, उसको एक डायरेक्शन में ले जाना, इज लीडरशिप। और लीडरशिप की बहुत सारी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लीडरशिप बहुत अच्छा है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब भी आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हम बात तो करते हैं, बट एफिशिएंट वे से कैसे बात किया जाए कि जो मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ अपने मैसेज, वो आपके पास जाए, और जब आप कमेंट करोगे तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चों को समझ आया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन मीन्स मतलब मैंने पढ़ाया, आपको समझ हो आएगा, और जब आप कुछ लिखोगे कमेंट, मैम अच्छा था, बुरा था, जो भी था, आप फीडबैक दोगे, तो एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी और बहुत बड़ा अच्छा एलिमेंट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। फिर देखते हैं, अब यहाँ से ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, और कितने 40 वर्ड्स में आपने लिख के आना है। ठीक है, आपसे 3 लाइन लगा लो, 3 लाइन, 2.5 लाइन में आप लिख के आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे। फिर अब हम केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, जो कि सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है। मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप फुल मार्क्स, और पता है आपको क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस हमें थोड़ा समझने की वो होती है। तो मैं हूँ आपके पास और मैं आपको सब समझा दूंगी। ठीक है, तो चले मेरे साथ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, अंशुल इज अ मार्केटिंग मैनेजर। इसको मार्क कर दो, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मार्क कर दो। ठीक है, सॉरी, मार्केटिंग मैनेजर इन अ फर्म, मार्केटिंग मैनेजर है, एंगेज इन प्रोडक्शन इटेबल लाइक चिप्स। क्या है, मार्केटिंग मैनेजर बिस्किट नमकीन में है। ही हैंडल अ फेयरली लार्ज
नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। जो ये है ना वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हैंडल करते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। ही गिव्स हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट। जो अंशुल है वो टॉप मैनेजर है और वो क्या करते हैं, हाई डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेट फ्रीडम देते हैं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अपने एम्प्लॉयज को बहुत फ्रीडम दे रखा है। तो दे कैन फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। जो सबऑर्डिनेट है वो क्या करेंगे, वो फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव के और वो क्या अचीव कर पाएंगे एम्स को। ही ओनली सपोर्ट देम एंड प्रोवाइड देम टू नीडेड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। इनका क्या होता है, उन्होंने एम्प्लॉयज को फ्रीडम दे रखा है और ये सिर्फ गाइडेंस देते हैं कि आपको कहाँ कैसे कब क्या करना चाहिए, राइट। फिर क्या है, अंशुल डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस। इनका ये है कि ये नहीं है कि इम्पोज करेंगे पावर, आपको ऐसे करना है, नहीं है। देखिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिलीव नहीं करते पावर में, मतलब कि मुझे ये रोल मतलब डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक में बिलीव नहीं करते, ये पावर में बिलीव नहीं करते, तो ठीक है। इट इज ऑब्वियसली एसेंशियल टू गेट थिंग्स डन थ्रू हिट्स सबऑर्डिनेट। मतलब ये इन्होंने सबऑर्डिनेट को फ्रीडम, मतलब एम्प्लॉयज को फ्रीडम दे रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए। तो आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल बाय द अंशुल इन द अबव केस। हमने लीडरशिप पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसिस फेयर। तो ये इन्होंने फ्रीडम दे रखा है कि आप अपने आप वर्क करें और ये पावर में बिलीव नहीं करते। जहां पे पावर में बिलीव नहीं होते, जब मार्केट को अपने आप वर्क करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां पे लेजस फेयर वर्क करती हैं और जिसको हम फियर रेंस लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो आंसर क्या थे, पावर में बिलीव नहीं करते, तो इसका आंसर क्या होगा, हमने 3 टाइप के लीडरशिप पढ़ा है। ऑटोक्रेटिक नहीं आएगा क्योंकि ऑटोक्रेटिक के पास फुल पावर होता है। डेमोक्रेटिक में मतलब मिनिमम पावर वो डेमोक्रेटिक में रखते हैं जो टॉप लेवल होते हैं, लेकिन जो लेजस फेयर है उसको फिर फ्रीडम दिया जाता है और अंशुल अपने एम्प्लॉयज को फुल फ्रीडम देते हैं, इसीलिए आंसर क्या आया, लेसिस फेयर आया, ठीक है। तो ये आया, देखा सिंपल क्वेश्चन है, पावर में बिलीव नहीं करते, दैट इज आंसर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें, चलिए आप लोग पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम ऐसे ही डरते रहते हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट बच्चों क्लियर होंगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप इन अ वेल स्टैब्लिश कंपनी, एक ग्रुप है कंपनी में स्टैब्लिश, गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कंसेप्ट आइडिया ऑन डिफरेंट इशू कनेक्टेड विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन इन द कंपनी। इसमें क्या है कि एक ग्रुप है वो क्या करता है, एक ग्रुप है वो कैसे चलता है कि अपने आइडियाज एक दूसरे से, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से अपने आइडियाज अपने व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। द होल ग्रुप हैज अराइव्ड एट कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइम डिलीवरी एंड अरेंजमेंट ऑफ द शेड्यूल्स एंड मशीन्स। जब वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो वर्क क्या होता है, वो अच्छे से करके और टाइमली डिलीवर होता है सामान, जिसको जो देना है वो हो रहा है। एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है वो अच्छे से बातें करती हैं, मैसेजेस अच्छे से जाता है, उससे क्या होता है कि जो सेल्स है, जो प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर के पास टाइमली जाता है। तो यहाँ पे ये है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इंडिकेटेड इन द अबव केस। हमने देखना, देखो बहुत प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है, तो इसमें क्या है, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है। अगर अच्छे से कम्युनिकेशन होगा तो टाइमली जो प्रोडक्ट है वो टाइमली लोगों को मिलेगा, तो ये है ना। तो जहाँ पे ये आ गया, मतलब समझिए कंपनी है वो अच्छे से एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेशन अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो टाइमली लोगों के पास जा रहा है। तो क्या है इसका, क्या प्रोसेस इंडिकेट द प्रोसेस इन केस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन में ही आंसर्स हैं, देख रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर भी ये भी है वो है केस स्टडी का क्वेश्चन। सुहासिनी इज अ हायर लेवल मैनेजर। जो सुहासिनी है
वो हायर लेवल मैनेजर है। क्या है? शी इज कंसर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ वर्कर इन हर ऑर्गेनाइजेशन। वो कंसर्न है, मतलब कि उनको कंसर्न है वर्कर कंडीशन में, ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी ईयर शी सेंड अ मैसेज ऑफ ग्रीटिंग एंड हेल्प देम। वो क्या करती हैं कि वो अपने हर ईयर एक ग्रीटिंग देती हैं, राइट। शी ऑल्सो इन्वाइट सजेशन फ्रॉम हिज देयर साइड बट देर इज अ नो रिस्पॉन्स। बट क्या होता है जब ये मैसेज देती है ना, बट उधर से कोई फीडबैक नहीं आता अच्छे से, तो क्या देख ले इसमें, देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है ना, कम्युनिकेशन पता चल रहा है। One day, when she personally went to meet them, she found that they were against her and could not understand the message. जब वो उनके पास पर्सनली मिलने के गई वर्कर के पास, तो वो क्या देखती हैं कि जो वर्कर है वो अगेंस्ट है उनके, जो वो मैसेज भेजती हैं उनको समझ नहीं आता वर्कर को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैरियर्स हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर्स देखिए आपको आ रहा है। She now realized that it was due to the presence of various level, क्योंकि ये हायर लेवल पे थी, उसके बाद मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल, मतलब बहुत सारे प्रेजेंस ऑफ लेवल्स हैं। तो किस उससे क्या होता है? एम्प्लॉयज दैट मैसेज हैज टू बी गोन थ्रू दैट इज यूज टू बी अल्टर्ड। जब वो मैसेज भेजती हैं तो वो अलग वे से पहुंचता है वर्कर के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बहुत सारे हमने बैरियर, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल बैरियर पढ़ा, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लैप्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सुहासिनी अपना मैसेज भेजती हैं, ड्यू टू वेरियस लेवल की वजह से जो वर्कर के पास जो है वो मैसेज अच्छे से जो उन्होंने भेजा वो नहीं पहुंचता, इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया है। सुहासिनी तो अपना वर्क कर रही हैं, बट जो वर्कर हैं वो तो उनकी जो वो जो बोलना चाहती है उनको समझे, और वो उन वर्कर सुहासिनी के अगेंस्ट है। तो ये बैरियर है ड्यू टू व्हाट? कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवल है। ड्यू टू दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन वर्कर के पास नहीं पहुंच रहा। तो ये आ गया, देखा क्वेश्चन में ही। बस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो और आंसर आपके साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। ये भी बहुत इजी है और ये भी केस स्टडी के है। तो मैंने बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस लाए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर लोगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। केस स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो आपको आता है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। रीमा है नॉट एट ऑल प्रिपेयर इन इंटरैक्ट विथ हर बॉस। जो रीमा है वो शाई है, वो इंटरैक्ट करने में हिचकिचाती हैं। द रीजन इज शी फील दैट इफ शी टॉक मोर हर बॉस मे गिव हर मोर वर्क। ये सोचती हैं कि अगर वो बॉस से ज़्यादा बात करेंगी तो बॉस इनको ज़्यादा वर्क देगा। पता नहीं क्यों सोचती हैं ऐसे। तो शी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हर बॉस। इसी वजह से वो क्या करती हैं कि वो अवॉइड करती हैं बॉस। तो इन्होंने एक अजम्पशंस बना लिया कि अगर मैं बॉस से बात करूंगी तो वो ज़्यादा वर्क देंगे। तो इसमें क्या एक मतलब कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन? पर्सनल बैरियर। ठीक है, उन्होंने अपना मन बना लिया कि अगर मैं वर्क करूंगी तो उनकी पर्सनल चीज़ें अच्छी से नहीं है, तो दैट इज ये है पर्सनल बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कौन सा बैरियर आ रहा है? पर्सनल बैरियर आ रहा है। देखा कितना अच्छा है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Tanya is working on a project at a overseas location under the world renowned civil engineer. तान्या है वह वर्क करती हैं ओवरसीज लोकेशंस में। यो देखते हैं आगे फिर क्या बोलती है। शी इज अमंग द 5 people who are in the core team of the project. 5 मेंबर हैं जो कि कोर हैं टीम में, प्रोजेक्ट में। द वर्ल्ड रेन्यूड एनर्जी मिस्टर तलवर हु इज ऑल्सो हर बॉस रेयरली सीक्स एडवाइस फ्रॉम हर्स। जो तलवर हैं वो बॉस हैं, बट तान्या से वो एडवाइस लेते रहते हैं। ही थिंक दैट तान्या लैक एक्सपीरियंस एंड नीड टू लर्न मोर। जो तलवर है वो सोचते हैं कि जो तान्या है उसको और
उसके पास लैक है एक्सपीरियंस का है और उसको और वर्क करना चाहिए। तो ये तलवर जी है जो वो क्या सोच रहे हैं कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने पर्सनल बैरियर बना लिया। कम्युनिकेशन में ही इन्होंने अजम्पशंस बना लिए कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह से नहीं जानते। वो तो बहुत अच्छा है बट ड्यू टू वो अच्छे से नहीं जानते तो उन्होंने जंक्शंस बना लिया कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो बैरियर है इसमें, तो कौन सा बैरियर है? पर्सनल बैरियर है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? गुड। तो ऐसे आप समझोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर आ गया केस स्टडी क्वेश्चन। Sharp Look is a multinational camera making company. Though the company is a very large scale, yet it is follow a very centralized approach of administration. Sharp Look मल्टीनेशनल कैमरा है जो क्या करता है, लार्ज साइज है इसका वर्कर, जो वर्क कंपनी है वो लार्ज साइज है। ठीक है, सेंट्रलाइज अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ। जो देखो, जो आपको लग रहा है ना कि ये चीज हो, उसको मार्क कर लो। कर लिया हमने। द एम्प्लॉयज आर kept away from the discussion and decision related to the strategic aspects of the business। जो वर्कर है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो वर्कर है सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज है क्यों? क्योंकि जो वर्कर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में। दिस हैज लीड टू बी अ ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा। तो कौन सा बैरियर है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क, वो जो टॉप लेवल जो लीडर है वो क्या है, सेंट्रलाइज है, उनका ही डिसीजन सब मानते हैं। दूसरी तरफ से जो इम्प्लॉयज है वो अच्छे से उनसे बात नहीं कर पाते, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क नहीं होगी, जो लीडर है वो अपना राज चलाएगा, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा। और कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप है जो कि मैं अगले स्लाइड्स पे सारे बैरियर्स को अच्छे से समझा दूंगी। वैसे मैंने सारे दुनिया में जितने बैरियर्स हैं ना, सारे मैंने अपने वो पढ़ा डायरेक्टिंग के चैप्टर में सारा कवर किया है। तो एक बार प्लीज उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। तो यहीं पे बच्चों हमारी जो 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो आपको क्या कंसेप्ट 2 मार्क्स में क्या आपने 40 वर्ड्स में लिखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, केस स्टडी क्वेश्चंस आएगा, पैराग्राफ को पढ़िए और उसको आंसर दीजिए। कम्युनिकेशन, और पैराग्राफ में देखिए कि क्या पूछ रहा है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्या पूछ रहा है, उसको कितने टाइप के लीडरशिप हैं वो याद होना चाहिए। कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने हैं वो याद होना चाहिए। तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए आप नीचे अब 3 मार्क क्वेश्चंस के पर मूव करते हैं। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी रहती है हमारी कि आप 80 वर्ड्स लिख के आओगे, 80 वर्ड्स, राइट। उसके बाद आप अगर जब उसको लिखोगे तो कोई चीज को डिफाइन करना होगा तो 3 पॉइंट्स में लिख के आओगे। 3 पॉइंट्स में आप लिख के आओगे तो वो हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे पूछा है कि डिफाइन कीजिए मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, तीनों क्या है इसको डिफाइन कीजिए। आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मोटिव इज अ इनर स्टेज। मोटिव क्या होता है? ये इनर स्टेटमेंट होती है कि मैं अंदर से मोटिवेट हूँ, ठीक है, अंदर से डीमोटिवेट हूँ, ठीक है, जिससे एनर्जाइज, एक्टिवेट और मूव एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड द गोल। अगर मैं वो मोटिवेट होंगी, एक्टिव रहूंगी तो अंदर से मेरा ये निकलेगा और मेरे जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, मैं गोल्स की तरफ मूव करूंगी। तो मोटिव अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे जिसकी नीड होती है वैसे वैसे मोटिव स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
क्या है मेरी मोटिव, क्या है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना। आपका मोटिव क्या है कि 12 मार्क्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है और फिर ग्रेजुएशन अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन। तो ये आपके मोटिव्स है ना, अंदर से आ रहा है। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉजेज restlessness in the individual which promotes some action to the reduce such restlessness। अगर मोटिव नहीं होगा तो अंदर से हम एनर्जाइज नहीं होंगे, अच्छे से हम वर्क नहीं करेंगे और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मोटिव क्या है, अंदर से फीलिंग होती है और किसके लिए होती है, टुवर्ड्स योर गोल के लिए। ठीक है, मोटिवेशंस क्या होती हैं, मोटिवेशन, मोटिव तो आ गया अंदर से हमारे कुछ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिव है। यही होता है ना, मेरा मोटिव ये बनना है, मेरा मोटिव ये बनना है, राइट। तो वो मोटिव है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। मोटिवेशन क्या होता है कि अगर मैं आपको मोटिव करूंगी, आप सुस्त बैठे हो और मैं मोटिवेट करूँ, यस यू कैन डू इट, आपको 12th में 90% 90 अबव परसेंट लाना है, आप कर सकते हो, आप ऐसे करो, तो आपका क्या होगा, वर्क जो है वो एक्शन में हो जाएगा और मोटिवेट हो गए और आप अपने जो एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में 90 मार्क्स लेके आओगे। तो ये क्या है, मैं मोटिवेट कर रही हूँ। ठीक है, वैसे मेरी मोटिवेशन वीडियोस भी आती हैं तो आप देख सकते हैं। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल। मोटिवेशन क्या है, बहुत जरूरी एलिमेंट है किसी भी पर्सन के लाइफ में। मोटिवेटर, आई एम योर मोटिवेटर। ठीक है, टीचर इज योर मोटिवेटर, मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ये टेक्निक्स होता है टू मोटिवेट द पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें मोटिवेटर होना चाहिए। वो मोटिवेट करेगा तो जो उसकी जो वो सुस्त बैठा है ना, वो एक्शन में हो जाएगा कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो मोटिवेटर, मोटिव, हमारे इनर गोल क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेट होना, अपने गोल अपने जो हमने एम सोचा है, गोल्स को सोचा है, उसको एक्शन में लेके आना। मोटिवेटर, मेरे से याद रखना कि नाम जो है वो मोटिवेटर है। ठीक, ऐसे याद करोगे ना तो सिंपल, बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इजी है सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, टू सेटिस्फाई द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड विच टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर नीडेड, एक्सप्लेन योर एनी 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप पूछ सकते हैं, 3 टाइप पूछ सकते हैं, तो 3 मार्क में आएगा तो 3, 2 मार्क में आएगा तो 2 पॉइंट्स लिख देना है आपने। ठीक है, तो अगर किसी को हमने मोटिवेट करना है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या दे के उसको मोटिवेट कर सकते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये आप देख लेना, साइकोलॉजिकल, कोग्नेटिव, कोग्नेटिव मतलब माइंड, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल फैक्टर, आसपास के लोग। ठीक है, इंसेंटिव, फाइंड, मोटिवेट एंड इट व्हाट डिग्री। इंसेंटिव्स जैसे कि हम कुछ अभी मैं बताती हूँ, ये पे एंड अलाउंसेस। पे मतलब इंसेंटिव मतलब मॉनेटरी टर्म्स में दे दिया, अलाउंसेस मतलब क्वांटिटी टर्म्स दे दिया, काइंड्स इन टर्म ऑफ काइंड दे दिया, घर दे दिया, हेल्थ केयर चीजें दे दी, और पे क्या दे दिया, सैलरी दे दिया, इन मॉनेटरी टर्म्स में दे दिया। तो अगर हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है अपने वर्कर को हमेशा पैसे बढ़ा देगा, वो उसके जो वो वर्क कर रहा है, एक्चुअल वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी, तो वो क्या है, मोटिवेटेड रहेंगे और वो अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। अगर आप सैलरी नहीं दे सकते तो आप उसको हेल्थ केयर दे दीजिए, फैसिलिटी दे दीजिए, घर रहने को दे दीजिए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस दे दीजिए। इससे भी जो इंसान है, जो वर्कर है, वो क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा और वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसका कुछ पोर्शन अपने वर्कर को भी देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है, उसने जो कमाया, उसका मेन कंट्रीब्यूशन कौन है, वर्कर है। तो अपने प्रॉफिट को हमेशा वर्कर के साथ भी शेयर करनी चाहिए। अगर ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो क्या होगा, उसका एम अच्छे से और भी अच्छे से चलेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी फ्यूचर गोल भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट में शेयर्स रखने चाहिए। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स, ये क्या होता है कि अगर वर्कर ने
जैसे अगर वर्कर ने वर्क किया, अच्छे से किया, टाइमली किया, बिल्कुल टाइम पे किया और ऑर्गेनाइजेशन ने उससे क्या किया, अर्न किया इनकम, तो अगर वो कोई वर्कर वर्क कर रहा है अच्छे से तो उसके जो सैलरीज है उसको बढ़ा दो। ठीक है, सैलरीज क्या है, सर्टेन सैलरी क्या बढ़ा दो, डिफरेंस अलाउंसेस हाई सैलरी दे दो। इससे क्या होगा, जो वर्कर होंगे वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो हमने 3 टाइम्स के इंसेंटिव्स पढ़े जिससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर जो वर्क कर रहे हैं वो मोटिवेट होंगे। कैसे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, या तो सैलरी दे दो, या तो अलाउंसेस दे दो, अपने प्रॉफिट में उसको कुछ शेयर्स दे दो। अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे वे से कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ा दो। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके कंपनी में रहेंगे और उसकी एफिशिएंटी भी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लीजिए फिर केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए। कितने केस स्टडी क्वेश्चन करिएगा आप, कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, प्रमोद वॉज सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। प्रमोद है वो इस फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। द फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल आटा एवरी डे। जो फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है इतने क्विंटल आटा। His job was to make sure that the worker goes on smoothly and there is no interruptions। क्या होता है, प्रमोद क्या है, वो उनका क्या मेन मोटिव होता है कि जो वर्क है वो अच्छे से कॉन्टिन्यूसली स्मूथली चले और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इन प्रोडक्शन ये नहीं है कि अगर 200 बनाना है तो 150 ही बने डिस्टर्बेंस की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। He was a good leader who would give a order only after consulting his subordinate and work out the policy with the acceptance of the group. Identify and describe the leadership। कितने टाइप के लीडरशिप पढ़ा, जल्दी से बोलिए। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑटोक्रेटिक, जिसमें क्या होता है, वर्कर को कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे फ्रीडम दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, क्या है, ही इज गुड लीडर, गिव ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्ट करके। ठीक है, लेजिस फेयर में यहाँ पे कंसल्टिंग है। ठीक है, इसका कुछ रोल है, तो लेजिस फेयर भी नहीं होगा, पूरा फ्रीडम, फुल फ्रीडम पे छोड़ दो, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेटिंग, क्यों, कंसल्ट कर रहा है, फिर पॉलिसी बना रहा है। तो डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या होता है, लोगों की बात सुनी जाती है, फिर जाके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम स्कीम्स बनाती हैं। तो क्या हो गया, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव लीडर वो होता है, मतलब जो प्रमोद है वो क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर है। ठीक है, क्यों है वो जो है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंसर्न कर रहा है, एम्प्लॉयज को भी टाइम दे रहा है, उससे भी कंसल्ट कर रहा है, तो अच्छा लीडर है, डेमोक्रेटिक लीडर है। ठीक है, उसका आप थोड़ा सा डेमोक्रेटिव क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। अगर आपको नहीं पता डेमोक्रेटिक का अच्छे से मीनिंग, तो आप मेरे चैप्टर वाले वीडियोस को जाके वॉच कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे बेसिक मैं आपको पहले समझाती हूँ कि फॉर्मल क्या होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर वे से चलता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, कोई भी वर्कर में चीजें स्ट्रक्चर वे से चलती हैं, कोई बैरियर नहीं होता, बिल्कुल टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल सब कुछ अरेंज है, तो दैट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, कैसे भी बात कर रहे हो, कोई किसी से भी बात कर रहा है, कोई कोई स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, इनमें क्या है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई भी किसी से बात कर रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन। कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसे, एक बार देख लेते हैं। ओरिजिन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर की वजह से कभी भी स्टार्ट हो जाता है, ये डेलिब्रेटली, मतलब कोई करेगा तभी स्टार्ट होगा, ये कभी भी स्टार्ट हो जाता है। आपका फ्रेंड मिला, आप कुछ भी बात करने लग गए, क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी बात करेंगे, नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल एम और गोल की ही बात करेंगे। नेचर क्या होता है, वेल प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है और अथोराइज होता है, मतलब टॉप लीडर, मिडल लेवल, मिडल ऑर्गेनाइज, लोअर लेवल पे जाएगा। यहाँ पे अनप्लेन्ड होता है, अनसिस्टमेटिक और अनऑथराइज,
कोई भी हेड नहीं होता, ठीक है। फ्लो क्या आता है, फ्लो कैसे होता है, प्रिस्क्राइब थ्रू द चेन ऑफ कमांड, मतलब एक चेन ऑफ कमांड, हायर मिडल लोअर। यहाँ पे अनऑफिशियल चैनल नॉट प्रिस्क्राइब, अनऑफिशियल कोई भी किसी से बात कर रहा है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि अब जो टॉप है वो नीचे लोअर लेवल से भी, मिडल अपर लेवल से, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड होता है, चेंज नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, अपने वर्डिंग्स चेंज कर लो, ठीक है, ऐसे होता है। ऑफिशियल चैनल्स होते हैं इसमें, इनफॉर्मल में अनऑफिशियल होती हैं। टू अचीव द बिजनेस, इसका मेन मोटिव क्यों होता है, स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसमें एम, ऑब्जेक्टिव, गोल्स अचीव करने होते हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सनल नीड के लिए आपको बात करनी है, आपको कहाँ जाना है, सिर्फ बात कर लो इनफॉर्मल वे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि स्टडी में भी पूछ सकता है, ठीक है। टाइम टेकिंग, इसमें टाइम लगता है, इस ये फास्ट होता है, नो टाइम टेकिंग, बात किया काम खत्म, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। यहाँ पे लेवल वाइज चल रहा है तो टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर वे से चल रहा है। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेट, लीगल और ऑथेंटिक होती हैं, जो चीजें होती हैं बिल्कुल लीगल होता है, ठीक है, कि कल को हम देख भी सकते हैं। इसमें क्या है, डिस्टोर्टेड होता है, र्यूमर्स होते हैं, गोसिप करते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ओरल एंड रिटर्न, रिटर्न क्यों होता है कि कल को आप देख भी सकते हो, यूजुअली ओरल, बात किया काम खत्म, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है। कैन बी ट्रैक्ड, इसको ट्रैक कर सकते हैं, 3 लेवल्स हो गए। अगर मिसमैनेजमेंट मिडल लेवल में हो तो ट्रैक किया जाता है अपर लेवल के, यहाँ पे नहीं होता। कोई भी कहीं भी कैसे भी बात कर रहा है, अनऑथराइज होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में ऐसे आपको डिफरेंस आ जाएंगे। अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 3 मार्क्स के, तो आप 6 लिख के आना, ठीक है, मेरी बात मान। फिर एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा कि बच्चे को तो बहुत अच्छे से आएगा, पता नहीं किसने पढ़ाया, राइट। अब हाँ देखिए, अब केस स्टडी आ जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि हमने एक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस हैं, वेरियस एलिमेंट कम्युनिकेशन विच हाईलाइटेड। आपको एक एक स्टेटमेंट दे देंगे और देखें पूछेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट हो रहा है। हमने पढ़ा है चैप्टर में, बहुत सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडिया होता है, नॉइज होता है, तो एक एलिमेंट, एक प्रोसेस से कम्युनिकेशन फ्लो होती है। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में। अ डिपार्टमेंट एक्स हैज सेंड अन अनकोडेड मैसेज टू डिपार्टमेंट वाई। एक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को एक मैसेज भेजा, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, मीडिया है, सिंपल आंसर, बच्चों वाले आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। Atul is making the gesture so that they can send a message to Raman. What is Atul doing here? मतलब यहाँ मेक कर रहा है, मेकिंग ही चल रही है, तो अनकोडिंग मतलब कि बना रहा है, ठीक है, बना रहा है मैसेज को, तो दैट इज अनकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, रमन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द अतुल बाय रीडिंग द जेस्टर्स। रमन ने भेजा, सॉरी अतुल ने भेजा रमन को, रमन उसको सोच रहा है कि क्या इसने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जेस्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, डिकोड कर रहा है, खोल रहा है मैसेज को। फोर्थ क्या है, रमेश पिक अप हिज फोन एंड फाइंड अ मैसेज ऑन इट, ही सेंड द मैसेज केयरफुली। व्हाट इज द रोल ऑफ रमेश, रमेश को क्या मैसेज दिया गया था ना, उसने क्या किया, रिप्लाई किया, तो मतलब वो क्या है, रिसीव कर लिया, ठीक है। रमेश का रोल क्या है, रिसीव करना, क्योंकि अतुल ने क्या रमेश को भेजा था, और रमन इसमें क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इजी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर आता है मिस्टर सूरज हु इज सीनियर मैनेजर इन इन्फॉर्मिंग हिज टीम फॉर कन्वेंशन अ डे लेटर by giving a common message of timing venture to all. What is the role of, सूरज जो है वो सब कुछ एक और वो इवेंट होना है, वो सब कुछ, सारे इवेंट कब होना, कैसे होना, क्या
सब कुछ वो लिख के दे रहे हैं, तो मिस्टर सूरज का क्या है, सेंडर, वो मैसेज दे रहे हैं ना सबको, दैट इज सेंडर, ठीक है। रमित ट्राइड सेवरल टाइम बट हिज मॉम इज अनेबल टू लिसन, वो बहुत बार फोन करके पूछ रहा है, मैम मम्मी सुन लो, बातें बोल, हेलो हेलो बोलते हो ना आप लोग, टू व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉल्टी टेलीफोन कनेक्शन, जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। व्हाट विल वी कॉल हिज फॉल्टी कनेक्शन हेयर, जब फॉल्टी कनेक्शन आ जाता है दैट इज नॉइस, क्योंकि नॉइज मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है। जब कम्युनिकेशन करते हैं सेंडर और रिसीवर, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है और उस डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्राइक, ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं आपके लिए कितने सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना केस स्टडी के लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, आप प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोट्स भी मिलेगा आपको, ओके। स्ट्राइक लुक प्लेस इन अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द वर्कर वर डिमांडिंग अ फ्यू थिंग्स विच एज द मैनेजमेंट न्यू वर इम्पॉसिबल फॉर देम टू एग्री, मतलब वर्कर क्या है, डिमांड कह रहे हैं, डिमांड हमारी पूरी करो, डिमांड हमारी पूरी करो, बट मैनेजमेंट क्या कहता है, वो जानता है बट वो नहीं एग्री हो सकता, क्यों। निकिता हु वॉज अ MBA पास आउट फ्रॉम अ वेरी हाई rated college was given in the responsibility to negotiate with the worker on the behalf of the top management। एक निकिता का रोल क्या है यहाँ पे कि वो बहुत MBA पास आउट, मतलब अच्छे कॉलेज से पास आउट है और उसको काम दिया गया है कि आप वर्कर से नेगोशिएट करो, बातचीत करो और ये जो स्ट्राइक है उसको खत्म करो। However, when Nikita communicate her idea to the worker, they were not able to understand as her language। भाई निकिता आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्कर इंग्लिश में थोड़ी ना समझेंगी, राइट, तो वो इंग्लिश में बोल रही होंगी, वर्कर को समझ नहीं आया। शी वॉज वेरी जनरली अंडरस्टूड ओनली बाय द जेस्टर्स, अब वो क्या करेगी भाई, जेस्टर से ही समझाएंगी, जेस्टर से भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट जरूरी है, उसको हिंदी बोल लीजिए, है इंग्लिश में बोलना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द वर्कर हैज गोन टू बी स्कूल ओनली अप टू बी द 8th स्टैंडर्ड, अब MBA की पास आउट है निकिता, वो तो बड़ी हाई लेवल की है भाई, वर्कर से तो आपको डाउन टू अर्थ होके भी बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन ऑफ द मतलब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बैरियर्स हो रहे हैं, तो क्या है, चलिए आप ऐसे आंसर्स लिखिएगा। What one measure would be suggest her to improve her communication? अब निकिता की बातें लैंग्वेज तो समझ नहीं आई, तो अब कौन सा वो मेजर अपनाएगी वर्कर से कम्युनिकेट करने का, देखते हैं। She should communicate according to the need of receiver, नीड ऑफ द रिसीवर की अकॉर्डिंग वर्क करेगी, मतलब उसको जो लैंग्वेज आता है वर्कर को उसी लैंग्वेज में वो बात करेगी। When Nikita communicate idea to the worker, they are not able to understand his language too complex and many of the words she was generally understood only by gestures। तो इससे क्या होगा, निकिता हाई प्रोफाइल वुमेन है, वर्कर समझ नहीं रहे, लैंग्वेज उसको आती नहीं होगी हिंदी, तो वर्कर्स को कैसे समझाएगी, जेस्टर्स से समझाएगी, ठीक है, इशारों से समझाएगी, तब जाके समझ आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझो के। फिर आ गया केस स्टडी के क्वेश्चंस, देखा आपने कितने सारे क्वेश्चंस लेके आई हैं आपके लिए। क्वेश्चन 1 है, ए है, आयशा लिमिटेड assure their employees that in spite of recession no worker will retrench from his job, मतलब कि अभी कोविड-19 आया, जो ऑर्गेनाइजेशनल के लीडर थे उन्होंने सोचा कि रिसेशन तो आ गया इकोनॉमी में, फिर भी जो वर्कर है उनके, क्योंकि वर्कर तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से वर्क कर पा रहे थे उनके ऑर्गेनाइजेशन में, बट उनको ड्यू टू कोविड उनको बंद करना पड़ा। उसकी वजह से वो चाहते हैं, आयशा लिमिटेड चाहते हैं कंपनी कि उनका जो कंपनी है वो वर्कर ना छोड़े, तो वो ऐसा क्या करेंगे कि वो जो वर्कर है वो उनकी कंपनी ना छोड़े। तो नेम ऑफ द इंसेंटिव ऑफर टू द जॉब सिक्योरिटी,
तो वो वर्कर से बात करेंगे कि आप हमारे कंपनी को रिसेशन में मत छोड़िए, हम आपको फ्यूचर में जॉब जरूर देंगे। ठीक है, फ्यूचर में भी जॉब देंगे, मतलब जॉब सिक्योरिटी है, आपकी जॉब रहेगी ही रहेगी। आफ्टर कोविड-19 जब इंडिया ओपन हो गया तब भी आपको जॉब मिलेगा, तो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, they want certain stability about future income and work so that they do not feel worried on this except work with greater zeal। जो आयशा लिमिटेड है वो क्या एश्योर कराएंगे कि आपका जो जॉब है वो भी नहीं हटेगा और जो इनकम है वो भी स्टेबल रहेगी। इससे क्या होगा, लोग जो वर्कर है वो मोटिवेट होंगे और वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपने ऐसे आंसर्स देना है। बी है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज, एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरीज। एक तो जॉब सिक्योरिटी की इंसेंटिव होगी, और क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं। इंसेंटिव्स मीन्स सैलरी के टर्म भी, अलाउंसेस के टर्म में भी, प्रॉफिट शेयरिंग के टर्म भी, सैलरीज को बढ़ा के भी। कैसे, तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये भी एक इंसेंटिव्स ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब जब लोगों की बात सुनी जाती है, जो टॉप लेवल, जो हायरार्कियल लेवल में टॉप जो लीडर होते हैं वो एम्प्लॉयज की बात सुनते हैं, तो क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, वो अच्छा फील करते हैं कि सर जो है हमारी भी बात, हमारा बॉस जो है हमारी बात सुन रहा है। तो पार्टिसिपेशन एक इंसेंटिव्स हो गया। ठीक है, it means involving employees in direct decision making issue related to them। in many companies these programs are in practice in the form of joint management committee, work committee and canteen committee। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि कमिटीज बनाई गई है। कमिटीज क्यों बनाई जाती हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आई तो वो कमेटी 4-5 बंदे आएंगे और डिस्कस करेंगे, सबकी मतलब राय ली जाएगी और फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्व किया जाएगा, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं। और ये अदर टाइप की इंसेंटिव्स, तो आपने देखा सैलरी, अलाउंसेस, जॉब सिक्योरिटी और ये एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड, इतने सारे इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, प्लीज आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट में शेयर दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए, वेजेस दे दीजिए, अलाउंसेस दे दीजिए, सैलरीज को बढ़ा दीजिए, जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन दे दीजिए। तो ये सारे क्या है, ये है इंसेंटिव जो कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। इस स्लाइड के बारे में मैं बात कर रही थी बच्चों कि ये जो है ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ना केस स्टडी में। तो आपको ये बैरियर्स समझ आने चाहिए। जब ये बैरियर्स आप समझ जाओगे ना, तो आप केस स्टडी या चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। तो साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि बिहेवियर में जब किसी की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग समझ नहीं पाता, कोई बोलना कुछ जाते हैं, समझ साइकोलॉजिकल हम माइंडसेट नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है बैरियर साइकोलॉजिकल। लिंग्विस्टिक, जो वो थी निकिता, अभी एग्जाम्पल दिया, उसको वो लैंग्वेज, वर्कर की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया था उसके पास। ठीक है, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेट, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में है एंड आसपास की चीजें हैं, चेयर, टेबल, ये सब है जो है फिजिकल बैरियर। टूटी हुई चेयर, टूटा हुआ टेबल, फैन नहीं है, एसी नहीं है, तो ये सारे फिजिकल बैरियर हो गया। टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल रिलीजियस बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या हो गया, कंप्यूटर एकदम से इन्वेंट हुआ इंडिया में, बट लोगों को चलाना नहीं आता, ये बैरियर। सोशल रिलीजियस बैरियर क्या हो गया, लोगों की माइंडसेट कि हमने पहले जैसे वर्क करते थे हम वैसे ही मैनुअल वर्क करेंगे, कंप्यूटर को यूज नहीं करेंगे, तो सोशल बैरियर। परसेप्शंस, लोगों सोच लेते हैं कि अगर कोई जींस डाल रहा है या कोई शॉर्ट्स डाल रही है तो ये लड़की बिगड़ी होगी, तो ये परसेप्शंस बना लेते हैं। ठीक है, तो परसेप्शन बैरियर हो गया, वो अपने माइंड में उन्होंने माइंडसेट बना लिया कि ऐसी लड़कियां सब, जरूरी नहीं है कि कपड़ों से ही डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो हमारी ये सोशल, ये हो गया परसेप्शन बैरियर।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन में मिसकम्युनिकेशन, जो कि हमने बहुत सारी केस स्टडी करी या नहीं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो लेवल में है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, साउथ के लोग जो नॉर्थ में आ जाएंगे, नॉर्थ के लोग साउथ में चले जाएंगे, तो कल्चरल बैरियर हो जाती है। इमोशनल, कुछ भी बोल दो 2 मिनट में वो रो लेती हैं। आप लोग कहते हो कि जो लड़कियां हैं उसको कुछ भी बोल दो 2 मिनट में रो लेती हैं, तो ये इमोशनल बैरियर, ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर इसमें आ सकता है केस स्टडी की, एक बॉस है, उसने अपने सुपरवाइजर जब उसने जो अंदर उस मिडल वर्क पे वर्क कर रही थी उनको डांट दिया और वो रोने लगी, तो दैट इज इमोशनल। इमोशनल बेसिस जो काम करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें भी जो होती हैं उसको भी इमोशनल चीजों से लेके जोड़ देते हैं, दैट इज इमोशनल बैरियर। ठीक है, आ रहा है। अब आई, हमने 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस कर लिए, अब हम 5 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 मार्क के मैं बता देती हूँ। 5 मार्क में आपको इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ लीडर, क्वालिटी ऑफ लीडर, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने बहुत अच्छे लेमैन लैंग्वेज से चैप्टर को समझाया है, तो 5 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले वो चैप्टर को जरूर देख लीजिए। मेरा इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन ही लेके आई हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं पैटर्न बता पाऊँ कि कैसे आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो आपने देखिए ऐसे करिएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है जैसे कि एक्सप्लेन द ब्रीफ इन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, हमने एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ा, उसको करना है। तो पहले आपने कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है कि कम्युनिकेशन डिफाइंस क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जो कि कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, तो 2 लोगों के बीच में होता है। जब कम्युनिकेशन, जब फीडबैक आ जाती है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे कि सोर्स हो गया, एनकोडिंग हो गया, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइज, फीडबैक, ये सब सारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। सेंडर, जिसने मैसेज सेंड किया, ठीक है, मैसेज बनाया। एनकोडिंग मतलब मैसेज को बनाना, दैट इज एनकोडिंग। क्लोज मतलब ताला क्लोज कर दिया, एनकोडिंग। याद रखना, एनकोडिंग से ताला बंद कर दिया, तो एनकोडिंग। मीडिया किसके थ्रू दिया, ठीक है, कबूतर के थ्रू दिया या एयर के थ्रू दिया या फिर टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट, जीमेल के थ्रू दिया, किसके थ्रू मैसेज पहुंचाया जा रहा है, दैट इज मीडिया, लाइक। डिकोडिंग, एनकोडिंग में ताला बंद कर दिया था, डिकोडिंग में ताला खोल दिया, दैट इज डिकोडिंग, ठीक है। फीडबैक, मैसेज आया, रिसीवर भी आएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। पहले रिसीवर आएगा, रिसीव किया, अब रिसीवर ने फीडबैक दिया, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो हमने क्या पूरा, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, एनकोड किया, ताला बंद कर दिया, किसके थ्रू दिया, मीडिया के थ्रू दिया। डिकोड हुआ, ताला खोल दिया, किसने किया, रिसीवर ने किया। फिर उसके बाद उसने समझ लिया मैसेज सेंडर का और उसने फीडबैक दिया, तो क्या है, फीडबैक दिया, तो एक कम्युनिकेशन का सर्कल कंप्लीट हुआ और उसको एफिशिएंट कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, डिकोड कर दिया, सब सारे डिकोड कर दिया, फिर आप रिसीवर, मैंने क्या, अभी ऑनलाइन हो रहा है तो हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। अब आपको समझ आ रहा है, आप चीजें को खोल खोल के आपके इतने सारे वर्ड्स समझ आ रहा है। सुपरवाइजर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, सब कुछ आपके आसपास घूम रहा है। इमेजिनेशन करिए, फिर आपने डिकोड कर लिया सब चीजों को, सुपरवाइजर, कम्युनिकेशन, लीडरशिप को। फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताया, हाँ जी मैम मुझे समझ आया, हाँ जी मैम मुझे समझ नहीं आया, तो दैट इज फीडबैक। और फिर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे आप लोगों को समझ। फिर क्या होता है कि यहाँ पे बताया है हिंड्रेंस, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिस्टर्बेंस आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। एम्बिगुअस सिंबल दैट लीड टू बी अ फॉल्टी एनकोडिंग,
मतलब बहुत सारे ऐसे सिंबल्स दूंगी, जैसे मैं अननेसेसरी चीजें आपको पढ़ाने लग जाऊं तो क्या वो एम्बिगुअस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। आप हो 12th में और मैं मास्टर की चीजें पढ़ाने लग जाऊंगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक। पुअर टेलीफोन कनेक्शन, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इंटरनेट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, ये भी बैरियर हो सकता है। इनएक्टिव रिसीवर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप किसी किसी का मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, कभी खेलने जा रहे हैं, कभी आपकी मम्मी आ रही, कभी आपके पापा आ रहे हैं, तो वो इनएक्टिव, आप अच्छे से अपने स्टैंडर्ड को सुन नहीं रहे, ठीक है, लेकिन आपको सुनना है। फॉल्टिंग डिकोडिंग, मैं आपको पढ़ा कुछ रही हूँ, आप समझ कुछ रहे हो, डिकोड अलग वे से कर रहे हो, ठीक है, तो डेट इज डिकोडिंग। प्रीजस्टिस ऑफ स्टर्विंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, मतलब कि किसी भी टीचर की देख लेना, जैसे आप इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे देखते हो कि किसी का वीडियो आया है और आपको समझ आ जाता होगा कि ये टीचर तो भाई अच्छा ही पढ़ाते हो, इसकी वीडियो देख लेनी चाहिए। किसी की टीचर की वीडियो आई, आपने देखा, आपने ये टीचर अच्छा नहीं पता, उसको उसकी वीडियो को खोल के भी नहीं देखा, मतलब आपने पहले से ही अपने माइंड में अजम्पशंस बना लिए, तो ये क्या है, अजम्पशंस बना लेना। साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो गई। जेस्टर एंड पोस्टर डेट मेक डिस्टोर्ट द मैसेज, जेस्टर और पोस्टर, जब मैं आपको डिकोड कर रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, तो अगर मैं नहीं बोल पाती तो मैं आपको, जैसे कि उसने निकिता ने उसको लैंग्वेज नहीं आती थी तो उसने क्या किया, जेस्टर एंड पोस्टर्स के थ्रू वर्कर को समझाया। अगर उसको अच्छे से वो जेस्टर और पोस्टर भी बना नहीं पाती तो भी वर्कर को समझ नहीं आता। तो जेस्टर और पोस्टर में भी, जब आप दमशराज खेलते हो, एक फेमस गेम है, उसमें अगर जेस्टर और पोस्टर अच्छे से होता है तो सामने वाले टीम को समझ आती है, नहीं आता तो सामने वाले को टीम को समझ नहीं आता। तो आपने 5 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे अटेम्प्ट करके आना, कम्युनिकेशन की मीनिंग लिखना है, फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और फिर क्या हिंड्रेंस कैसे हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। यहाँ पे लीडरशिप के भी आ सकता था, कम्युनिकेशन के भी, डायरेक्टिंग के भी, किसी के भी आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने नोट्स दे दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा नोट्स, और फिर आप अच्छे से कोई भी फंक्शन आएगा एग्जाम में आपसे, सुपरवाइजर का मैंने लिया, सुपरवाइजर का मैं समझाती हूँ, वैसे ही कोई भी एलिमेंट आ जाता है डायरेक्टिंग का तो आपने ऐसे लिख के आना। सुपरवाइजर की मीनिंग बताओ, मीनिंग बता लो, ओवरसी करना, सबऑर्डिनेट करना, वॉच करना, डायरेक्ट करना, ये डैट इज सुपरविजन, मीनिंग दे दिया। फिर हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब कौन कैसे कब कैसे वर्क करेगा, तो उसका काम क्या होता है, सुपरवाइजर का सबको वर्क असाइन करना ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, अगर टॉप लेवल और लोअर लेवल और मिडिल लेवल में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वर्कर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनको उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कि अगर सुपरवाइजर है और वो इंग्लिश में ही बोलता है तो उसको हिंदी में सीख लेना चाहिए अगर वो वर्कर से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, क्योंकि 8 तक पढ़े होते हैं वर्कर, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, सबका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, दैट इज वर्क ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरविजन का। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, बार बार हर टाइम हर दिन वर्कर को मोटिवेट करना, दैट इज प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन बाय द सुपरविजन। कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर कोई वर्कर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, क्या वो हेल्दी फिजिकली फिट है या नहीं, ये सब चीज देखना किसका, सुपरविजन का, और रिपोर्ट करना हायर लेवल को। रिपोर्टिंग मीन्स वर्कर वर्क नहीं कर रहे हैं तो टॉप लेवल को बताना, टॉप लेवल ने कोई मैसेज किया तो सुपरवाइजर वर्कर को आके बताएगा, तो कितने सारे रोल हो जाता है। 7 पॉइंट है कि लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, हाई लेवल और वर्कर के बीच में सुपरवाइजर होता है, वो दोनों वो वर्क कर उसका लिंक बना के रखना,
जैसे कि मैं अभी एक बार आपको बताती हूँ। ये है हाई लेवल, देखिए ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। इन दोनों में लिंक बना के रखना किसका काम होता है? सुपरवाइजर का। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो लेबरल्स होते हैं उसका अच्छे से रिलेशन हो, वर्कर एक दूसरे से अच्छे फ्रेंडली रिलेशन में हो, उनमें जेलसी फैक्टर ना हो, तो ये रिलेशन बनाना भी सुपरविजन का ही काम होता है। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, अगर कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना द वर्क ऑफ सुपरविजन। ये सारे फंक्शंस हो गए, आप ऐसे लिख के आओगे। पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, 2-3 लाइन एक्सप्लेन किया और ऐसे लिख के आओगे जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे लिख के आना। कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडे चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो जैसे नेचर और इम्पोर्टेंस तो आपको फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, सारे एलिमेंट्स इस चैप्टर में क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, उसके इम्पोर्टेंस फीचर्स याद कर लो और कंसेप्ट को अच्छे से। कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चेंजिंग वर्ल्ड हो रही है, टाइम के टाइम सिचुएशन के साथ कम्युनिकेशन कैसे चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आंसर देना है। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन की मीनिंग दोगे, ठीक है, जो कि मैंने बार बार हर स्लाइड में दिया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, परवेसिव मतलब एक सिंगल टाइम पे वर्क नहीं करता है। कम्युनिकेशन क्या ओवरऑल एडवांटेज है, एक सिंगल पर्टिकुलर चीजों पे नहीं है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सेकेंड कम्युनिकेशन है वो चलता रहता है, ये नहीं कि आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं। ठीक है, आज पढ़ा दिया मैंने, परसों नहीं मैं और चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। टू वे प्रोसेस, क्यों? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आना चाहिए, फीडबैक भी आप दो, तो ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, वो आप फीडबैक दे रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के, तो दैट इज टू वे प्रोसेस। सर्कुलर प्रोसेस, मैंने आपको पढ़ाया, फिर आप मुझे कुछ पूछोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी, तो ये सर्कुलर प्रोसेस चलता रहता है। टू और मोर पार्टीज, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और मैम पढ़ा रही है, कोई और सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है टू वे, एक मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई और नहीं पढ़ाएगा, कोई और टीचर आएंगे वो भी पढ़ाएंगे, तो ये बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। अंडरस्टैंडिंग, आप अच्छे से प्रॉपर वे से बैठ के सुनोगे, आप मेरे चैप्टर्स को पढ़ोगे, मेरे नोट्स को पढ़ोगे, और ये हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है बच्चों, कि कम्युनिकेशन है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट के लिए। कोई भी मैनेजमेंट है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। सर्वाइव, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो विदाउट एफिशिएंट कम्युनिकेशन के बगैर नहीं कर सकता। The job of manager is get things through the others. He spend a major portion of his time on communication. जो मैनेजर का वर्क होता है, मैनेजर को क्या सिखाया जाता है, मैनेजमेंट, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका काम मैनेजर का होता है। ठीक है, द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज टू डेवलप एंड मेंटेन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं क्या, कम्युनिकेशन का। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं समझा रही हूँ और आप नहीं समझ रहे, तो हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा वहां पे एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज द नंबर ऑफ वन प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट टू डेज। तो एक
ये रियलिटी है कि आजकल की जो कम्युनिकेशन गैप बहुत सारी होगी, चाहे वो घर में लगा लीजिए, बाहर लगा लीजिए, तो अंडरस्टैंडिंग तो खत्म ही हो चुका है। और ये बहुत क्या है, रिसेंट टाइम में बहुत प्रॉब्लम है। तो साउंड कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजन। अगर कोई मैनेजर है, उसको रोल दिया गया है कि अच्छे से एफिशिएंट कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो वो प्लानिंग करेगा और प्रॉपर डिसीजन बनाएगा, तब अच्छे से एक साउंड कम्युनिकेशन हो पाएगा। स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। जो वर्क कर रही है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से कर रही है, सब वर्कर को पता है कि उसको कौन सा काम कैसे कब कहाँ करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ और एफिशिएंट वे से काम चल रहा है। दैट इज की कम्युनिकेशन, ठीक है, साउंड कम्युनिकेशन। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो भी मैनेजर है, लीडर है, वर्कर है, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जब जिसका रोल आता है वो अच्छे से अपना काम निभा रहा है, दैट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। एम्प्लॉय मोटिवेट एंड मॉडल। हर वक्त जो है लीडर को, सुपरवाइजर को अपने एम्प्लॉयज वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट करेंगे बाय वर्ड्स बोल के भी और इंसेंटिव्स दे के भी, तो ये है मोटिवेट। आपकी मम्मा बोलती है ना, अगर आप पढ़ लोगे, अच्छे नंबर लाओ जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये सब क्या है, मोटिवेशन ही तो है, इंसेंटिव्स दे रही हैं आपके मॉम डैड। साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब कि जो रिलेशंस होते हैं वर्कर में, एक दूसरे, हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, उन सब में जो रिलेशन है, उनको बात, अगर वर्कर है वो डरे ना टॉप लेवल लीडर से बात करने में, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम में, तो वो जाके अच्छे से बिना डरे टॉप लेवल पे जाके बात कर सकता है। दैट इज साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोट्रेट जैसे डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि फ्री छोड़ दो, तो डेमोक्रेसी हो, मतलब कि लोगों की भी सुनो, जो उसमें से बेस्ट डिसीजन हो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो डेमोक्रेसी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, बाहर के अगर जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट्स कब बिकेंगे, जब वो पब्लिक रिलेशंस अच्छे रखेगा, वो ट्रस्ट बनाएगा मार्केट में, तभी साउंड कम्युनिकेशन हो पाएगी। उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया, बट उसके जो प्रोडक्ट्स थे अच्छे नहीं थे, तो उसने रिलेशन नहीं बनाई पब्लिक के साथ अच्छी, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, इसके प्रोडक्ट्स को कोई नहीं खरीदेगा, कोई पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी उस प्रोडक्ट को। तो पब्लिक रिलेशन भी बनाना है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशनल को अच्छे से वर्क करना है। अगर ये करते हैं, ये सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो दैट इज साउंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं, इन अ मॉडर्न बिजनेस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज। जो प्रेजेंट टाइम में है ना, लोग बहुत एडवांस स्किल, उनकी विजन बहुत इंक्रीज हो गई है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़ गया। जैसे कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता है, तो कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी होती है। कॉम्प्लेक्स साइज की वजह से जो लेवल्स थे बहुत सारे बन गए हैं, तो कॉम्प्लेक्स चीजें होने लगी हैं। हमने क्या पढ़ा था, बैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पढ़े थे। तो क्यों हो रहा था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर्स नहीं है चीजें। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने लग गई है, इसके इसकी वजह से क्या हो रहा है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज। नीड फॉर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लोगों को रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशन, जेलसी करके कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अच्छे से काम करो, ये बहुत है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, लोग जो ट्रेड है, स्ट्राइक्स बहुत सारे कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गई। अगर जो टॉप लेवल है वर्कर से बात नहीं करेगा,
तो वर्कर क्या हमेशा स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है। नीड टू इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन, लोगों को ट्रस्ट बनाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में भी डिमांड हो सके। इंक्रीज कंपटीशन, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, कहीं भी जा लो कंपटीशन ही कॉम्पिटिशन्स है। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैं मार्क कर दिया। आप ऐसे अटेम्प्ट करके आना, आपको 5 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रॉपर वे से मैंने दिया है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। तो यहीं पे हमारा जो डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस आंसर्स थे ना वो खत्म होते हैं बच्चों। आपने ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और भी मैं केस स्टडी क्वेश्चंस, पर्टिकुलर केस स्टडी क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और उसको समझाऊंगी कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देना होगा ताकि जब मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस लाऊं तो आप अवेलेबल हो। ओके, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, कीप हेल्दी, अच्छे से पढ़िए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।